मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एसआईएफसी के हवाले से। हम देख रहे हैं इसके बदौलत जो तवानाई का शोबा है इसमें इन्हिसारी की तरफ, खुद इन्हिसारी हम कह सकते हैं, वो देखी जा रही है और सफ़र इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर सेक्टर के लिए चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेके तमाम जो टैरिफ के हवाले से, या अगर हम एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, कुछ हम मीटर्स के हवाले से बात करेंगे, और अगर हम बात करें डिफरेंट एप्लीकेशंस के इंट्रोडक्शन की, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो तवानाई के शोबे में हमें एआई यानी कि एक जिद्दत जो है वो दिखाई दे रही है, एक ऑनलाइन चीज़ें और साथ साथ आईटी का जो एक हम कह सकते हैं इंटरवेंशन जो है वो दिखाई दे रहा है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एसआईएफसी से बहुत सारे शोबे हैं जो इसकी बदौलत काफ़ी जो है वो तेज़ी से जो है तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं तवानाई के शोबे में भी काफ़ी जिद्दत देखी जा रही है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। एफबीआर के हवाले से कल भी हमने आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यकीनन जो है वो आने वाले दिनों के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट करेगा, और साथ साथ एफबीआर के अंदर ख़ासकर अगर हम कहें कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो एड ऑन कर ली गई हैं। हफ्तावार इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको चेयर करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है, और अब जब एआई की इनोवेशन यानी के साथ होगी तो हमारे लिए ये तमाम जो एक टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, या फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि कौन टैक्स पेयर है, कौन नहीं है, कौन टैक्स चुरा रहा है, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। चीन की एक प्राइवेट कंपनी है और एक उसमें इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से एक डेवलपमेंट सामने आई है कि ये कंपनी पाकिस्तान जो है वो इसकी आमद हुई है, और साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स की यहाँ पर ऑलरेडी पेनिट्रेशन देखी जा रही है। ख़ासकर हम देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से, इंस्टॉलेशन के हवाले से पहले भी हम इजलास भी देख चुके हैं, और जल्द अज जल्द जितनी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईवी कार्स जो है वो अब फ्यूचर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देना है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं सनती तरक्की और बरामदात के लिए टैरिफ इस्लाहात नागुज़ीर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे। एडीबी की पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। मौशी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। तकरीबन $500 मिलियन की मावनत का वादा किया गया है, और ख़ासकर अगर हम विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करें या पाकिस्तान की औरतों के हवाले से बात करें तो उनका रुझान ई कॉमर्स की तरफ, IT सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी ख़वातीन हैं, एक बहुत आबादी में एक चंक है, अच्छा चंक है जो उनकी मौजूदगी है, जहाँ पर अब हम ये जो एडीपी की यहाँ पर यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो एक मावनत है वो कितने ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाएगी, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा ख़वातीन कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ राजान ऑयल फील्ड से तेल और गैस की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान को टूना मछली यानी कि टूना फिश जो है उसकी बरामदात से तकरीबन $200 मिलियन आमदनी मुतवक्के है। टूना फिश यू नो दैट के बहुत ज़्यादा इसकी मांग भी है, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो एक वैल्यू समझी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया आसिफ नकवी साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम वासिफ साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं SIFC के हवाले से पूछना चाहती हूँ, SIFC की बदौलत तवानाई के शोबे में एक बेटरमेंट देखी जा रही है, खुद इन्हिसारी देखी जा रही है, और ये सफ़र डे बाय डे तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर हैविंग मी इन द शो। हर दफ़ा आप एक बात अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो गवर्नमेंट की इस टाइम पे प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें आपको बेटरमेंट का वर्ड हर जगह पे नज़र आएगा। इट मीन्स के जो हमारी नीयत है वो बेहतरी से बेहतरीन की तरफ जा रही है। SIFC के जब हम देखते हैं कि सपोर्ट शामिल होती है गवर्नमेंट को कभी भी, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर तरफ से एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, और जहाँ पे पावर टैरिफ जो थे वो ऑलरेडी आसमान को टच कर रहे थे, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देखें तो ऑयल प्राइसेस का जो इंस्टेबिलिटी देखने में आई, और फिर जाहिर है कि ईरान, इजराइल या US के साथ जो ये एक स्कर्मिशेस चल रही थी, उसके दौरान ज़्यादा हमें ये लगने लग गया था कि शायद ऑयल प्राइसेस जो हैं वो
अनस्टेबल हो जाएंगी या फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना। बट आई थिंक गवर्नमेंट की ये जो एक इस तरह से उसको प्रायोरिटाइज़ करना जो है, ये हमें इस बात की कम से कम एक हौसला दिलाता है कि जो हमारी पावर टैरिफ्स हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, और स्पेशली जिस तरह आपने इब्तदाइये में जिक्र किया जो चकवाल के अंदर ऑयल रिग के ऊपर काम हो रहा है, जी। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों को अगर हम एक लेंस से देखें तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी और पावर प्राइसेस के अंदर भी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दिस इज़ समथिंग विच आई लुक एट इन ब्रॉड टर्म्स। बेटरमेंट ऑफ कोर्स है। वासिफ साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कस्टम्स क्लियरेंस के हवाले से या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से एफ की जो एक कोशिशें हैं और काविशें हैं वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं। ख़ासकर एआई की जो इंटरवेंशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त एक नया इकदाम है और एक नया तेज़ी का सफ़र जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं। हुकूमत ने तिजारत और कस्टम्स के शोबे में जिद्दत लाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत वतन अजीज का पहला मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। वजीर आज़म की हिदायत पर यह जदीद और खुदकार निज़ाम शफाफियत बढ़ाने, इंसानी मदाखलत कम करने और तजारती सहूलत फराहम करने के लिए बनाया गया है, जिससे दरामद और बरामद के अमल में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। इब्तदाई आजमाइश के दौरान नए निज़ाम ने 92% से जायद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने न सिर्फ 83% ज्यादा गुड्स डिक्लेरेशंस को टैक्स वसूली के लिए मुंतखब किया, बल्कि 2.5 गुना ज्यादा गुड्स को ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर करने के काबिल बनाया। इस नए सिस्टम का मकसद दरामदात और बरामदात के मराहिल को तेज, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक बनाना है, ताकि ताजरों और सनतकारों को दरपेश गैर जरूरी रुकावटें कम हों और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिले। नए निज़ाम के तहत कस्टम डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के तमाम मराहिल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल किए जाएंगे, जिससे इंसानी मदाखलत में कमी आएगी। इसके नतीजे में बदनवानी के मौके महदूद होंगे और क्लियरेंस का अमल पहले से कहीं ज्यादा शफाफ और मौसर होगा। FBI हुक्काम के मुताबिक इस जदीद सिस्टम की बदौलत दरामदी और बरामदी कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस में दरकार वक्त में नुमाया कमी होगी, जिससे माल बरदार गाड़ियाँ और शिपमेंट्स गैर जरूरी ताखीर के बगैर मंजिल तक पहुँच सकेंगी। इससे कारोबारी तबके के वक्त और वसाइल की बचत होगी और मुल्क की बंदरगाहों पर रश और अखराजात भी कम होंगे। क्लियरेंस सिस्टम आलमी तजारती तकाज़ों और बैन अल-अक़वामी कस्टम्स कन्वेंशन के मुताबिक तैयार किया गया है और इसे जदीद टेक्नोलॉजी से मरबूत किया गया है, ताकि किसी भी मरहले पर डाटा की शफाफ निगरानी की जा सके, जो मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। तजारती बरादरी ने FBR के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे पाकिस्तान में तजारत को फरोग मिलेगा और कस्टम्स ड्यूटीज की वसूली में भी इजाफा होगा। डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर भी बात करते हैं। मैं FBR के हवाले से पूछ रही हूँ, वासिफ साहब इसके बारे में बताइए। रिपोर्ट आपने देखी है, बहुत सारे मेजर्स लिए गए और वन ऑफ द मेजर AI इंटरवेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो चीज़ें कलेक्ट कर लेगा, डाटा कलेक्ट कर लेगा और आसानी हो जाएगी। तो क्या अप्रोच आप देखते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है या फिर ये वाज़े तौर पर टैक्स कलेक्शन के लिए एक जामिया कदम है? इसको अगर मैं पास्ट के कुछ टाइम से रिलेट करना चाहूँ, आपने देखा होगा कि जब भी CSS ऑफिसर्स इंडक्ट होते थे तो उनकी प्रायोरिटी किसी ज़माने में हुआ करती थी कि कस्टम्स के डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता था। उसके अंदर ज़ाहिर है कि एक मार्जिन था जिस पे लोग चाहते थे कि वो कस्टम्स में जाके ज़ाहिर है कि जो आउट ऑफ द वे कुछ पैसा बन सकता था बना। अब आज वो जो टाइम आ गया है, जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज़ अगेन बड़ी डिफरेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस इजलास को चेयर किया था, FBR के अंदर ये मीटिंग हुई। AI बेस्ड जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट दी जा रही है, दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। अब उस आपकी रिपोर्ट में भी जिस तरह अभी मेंशन किया गया, 92% एफिशिएंसी आपको इसमें देखने को मिलती है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो रही है। ज़ाहिर है कि ग्रीन चैनल के थ्रू 2.5% आपने सर्च देखा कि ये AI के थ्रू मिल रहा है। इसमें प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, निज़ाम शफाफ हो जाएगा। सो FBR के ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक्स शामिल हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मदद की है हुकूमत की। लाइकवाइज मिनिस्ट्री ऑफ IT इसके अंदर अपना रोल प्ले करती रही है। बट इस सब के ऊपर ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत उन दोनों की विल शामिल थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, विच इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
अच्छा वासिफ साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया। जहां एफबीआर के हवाले से बात की जा रही है, सारे सेक्टर्स को देखा जा रहा है, वहीं चाइना की एक कंपनी है वो भी पाकिस्तान आ गई है ईवी कार्स के हवाले से। एक कुछ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में जब आमद हुई है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो जाती है। तो कितना ये एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है? ईवी कार्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान या चाइना, इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज़ाहिर है कि उनका अब टाइम है। इनिशली टेस्ला ने ज़ाहिर है कि इसमें एक बड़ा राइट। आला उसमें वो कदम रखा था इस सेक्टर के अंदर, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर बहुत सारी मार्केट्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट कंपनीज ने मार्केट को कैप्चर किया। लाइकवाइज चाइना इसके अंदर एक लीडिंग पोजीशन में है, बिकॉज बैटरीज बनाते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो एक कंपनी मज़ीद इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रही है और वो ज़ाहिर है कि अब आ भी जाएंगे मार्केट के अंदर, उससे ये शो ये होता है कि हमारा जो पावर सेक्टर है उसकी पोजीशन अब इतनी स्टेबल है कि वो ईवी कार्स को कम से कम पावर सप्लाई करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लाइकवाइज नीका ने भी ये एश्योरेंस दी है, और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने भी पैरेलल अपने मेक श्योर किया है कि 10 के करीब ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और मज़ीद काफ़ी सारे लाइसेंसेस उन्होंने इशू किए हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और ओवर द टाइम आप देखेंगे कि जो मेन हाईवेज़ हैं या मोटरवेज़ हैं उनके ऊपर आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। अभी भी भेरा और सुखे के करीब जो है आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए, और ओवर द टाइम इसको बढ़ाया जा रहा है। अच्छा वासिफ साहब, अगर हम बात करें हैं ऑयल फील्ड के हवाले से, तो ऑलरेडी हमने देखा कि वहाँ से जो है वो एक अच्छी डिस्कवरी हो रही है और पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। वहीं हमारे पास ये पावर का भी आपने कहा कि ये भी एक हम सरप्लस देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। एक्सपोर्ट के अंदर नई प्रोडक्ट्स कह लें या नई फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेट्स से अगर आज ही की न्यूज़ हम देखें तो टूना मछली के हवाले से यानी कि टूना फिश के हवाले से सामने आई है। $200 मिलियन की आमदनी मुतवक्के है, इसके हवाले से भी बताइए। अच्छा, टूना फ़िश ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है उसको, और $200 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके अंदर 25,000 टन के करीब टूना फ़िश जो है उसका एक लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान ने वो एक्वायर कर ली है, और उसमें 15,000 टन्स जो है वो प्रोबेबली एक येलो फिन टूना फ़िश होती है, और 10,000 डिफरेंट दूसरी किस्म की फ़िशेस है। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो इट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑलरेडी भी फ़िश जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की फ़िश है, लेकिन इससे एक हमें आई मीन डिफरेंट किस्म का माइलेज मिलेगी एक्सपोर्ट की टर्म्स में, जो कि हम ऑलरेडी नहीं कर पा रहे थे। चलें, वेल थैंक यू सो मच वासिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें इस पोजीशन में बेटरमेंट इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी यही कॉमेंट था। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इत्तलात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। इसके हवाले से बात करेंगे। आपको याद होगा यूएई के हवाले से हमने पहले भी आपको ये न्यूज़ दी थी कि इत्तलात एक टेलीकॉम कंपनी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको इन्वेस्टमेंट की दावत भी दी है, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनसे जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। तो देयर इज़ मस्ट अ डेवलपमेंट, और यहाँ पर यकीनन सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान तिजारती और सिक्योरिटी मुज़ाकरात जो हैं वो हुए हैं। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक हम तिजारती रवाबित बढ़ा रहे हैं, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा।
साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब की टैक्स वसूलियों में इजाफे के हवाले से एफबीआर और एफबीआई के इक़दामात को जो है वो सराहा है उन्होंने। आज ये भी डिस्कस करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन के हफ्तावार इजलास हों और प्रॉपरली जो है वो तमाम जो लूप होल्स हैं उनको फिक्स करने की जितनी जल्दी कोशिशें हो सकें वो बेहतर की जाए। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। आज ये भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंखा तब्दीली प्रोग्राम वज़ीर ख़जाना ने रवा माह के अख्ताम तक आगाज़ की हिदायत दे दी है। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में सालाना 7.22% इजाफा देखा गया है। ख़ासकर टेक्सटाइल सेक्टर में इजाफा है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इजाफा देखा जा रहा है, आज ये भी हम बात करेंगे। और साथ साथ हुकूमत ने स्टेट बैंक के 500 अरब कर्ज की 4 साल पहले अदायगी कर दी है। मरकज़ी बैंक के 500 अरब कर्ज की 4 साल पहले अदायगी कर दी है। आज ये भी हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो तमाम सूरत हाल देखी जा रही है उसमें डेली बेसिस पे कुछ बेटरमेंट देखी जा रही है। अब जब से आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हैं, क्या आपने चीज़ें देखी हैं और क्या क्या चीज़ें चेंजेस की तरफ आ रही हैं? ख़ासकर हम डेली इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की कोशिशें देखते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बड़ी एक्टिवली तवज्जो कर रही है इकनॉमिक मैटर से। उसमें हर मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो मरकज़ी हैसियत रखती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है तो बाकी इंडस्ट्री डेवलप होती है, ट्रेड डेवलप होती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए कोशा है। देखिए हमारे यहाँ अक्सर ये कहते रहते हैं, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन की बातें तो बहुत होती थी कि हम प्रैक्टिकली इस वक्त रेगुलेशंस को ठीक करने में BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ख़ास तवज्जो कर रही है, क्योंकि बाहर का इन्वेस्टर या इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है वो पाकिस्तान में अक्सर ये शिकायत करते हैं कि रेगुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह उनको जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ इजाज़तें लेने के लिए, परमिशन के लिए। तो वो हम सबसे ज़्यादा उस पर तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स है वो कम से कम हो, उसकी जितनी भी, इसके लिए हमने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है, आसान कारोबार प्रोग्राम जो दिया है वो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका ये बिल रेफ़र हो गया है स्टैंडिंग कमेटी को और वो वहाँ पे डिस्कस होगा। और हम पहले भी कई मीटिंग्स कर चुके हैं। परसों हमारी एक और मीटिंग है जो मिनिस्ट्रियल लेवल की है, उसमें 4 मिनिस्टर होते हैं हमारे मुख्तलिफ। तो कैसर साहब, ये जो आसान कारोबार प्रोग्राम के हवाले से आपने जिक्र किया है, ये किस टाइप का इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या सहूलतें होंगी? एक अगर वो इन्वेस्टर जो बाहर से आ रहा है और वो इन्वेस्टर जो अपने मुल्क का लोकल इन्वेस्टर है वो कारोबार करना चाहता है, दोनों के लिए देखिए हम पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इवन मल्टीनेशनल कंपनीज़ और मुख्तलिफ बड़े बड़े शोबे में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसमें मैंने आपसे बताया ना कि रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि माहौल हम अपना बेहतर करके सरमायाकारी का माहौल जो है वो बना रहे हैं। और ये मैंने अपने बजट तकरीर में भी पूरी तफसील से ये बताया कि जब तक हम चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करेंगे, हमारे अपने दौरान भी मुख्तलिफ दुनिया के हर मुल्क ने जो तरक्की की है ना जी, वैसे पॉलिटिकल तो इख्तलाफात उनके रहे हैं, लेकिन इकनॉमिक मैटर पे उन्होंने चार्टर ऑफ इकानमी की, उसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जब तक इन्वेस्टर को ये पता ना हो कि कोई नई हुकूमत आएगी या नई पार्टी आएगी तो वो रिवर्स कर देगी और तमाम पॉलिसीज़ को डिफरेंट एंगल से बनाएगी, तो तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको, हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमने ये सीखा है। हमने ख़ुद पहले तो प्लानिंग दी मुख्तलिफ मुल्कों को, और ये जिन्होंने भी तरक्की की है ना उसकी ये है कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ उन्होंने कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म बनाई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि शहबाज स्पीड सारी दुनिया में बड़ी मशहूर है, वो एक्टिव हैं, हर काम को इम्प्लीमेंट, जी एनर्जेटिक। और अब यही जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पिछले साल से इस साल बढ़ी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे आप देख रहे हैं कि आपस में पॉलिटिकल इख्तलाफात चल रहे थे,
फिर दहशतगर्दी की लहर थी जो काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर के इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ें चाहिए, और फिर हमने रेगुलेशन की, मैंने आपसे बात की कि मुख्तलिफ उनको जगह पे जाना पड़ता है और बहुत लंबा प्रोसीजर है किसी भी कारोबारी को शुरू करने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम माहौल ऐसा बना रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हमने कई रॉ मटेरियल्स पे इस बजट में ड्यूटी कम हुई है, और उसमें ताकि फैसिलिटेट हो जो कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, हर जगह पे हुई है। दुनिया के किसी मुल्क ने भी तरक्की की है ना, पर्टिकुलरली हमारे अपने रीजन के, जैसे जैसे ताइवान, थाईलैंड है, वियतनाम है, इन्होंने, और बांग्लादेश है, तो उन्होंने जो तरक्की की है तो वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। और यही एक तरीका कार है, और इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट से सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, साथ साथ वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, और फिर वो एक्सपोर्ट के लिए उनकी अपनी मंडियाँ हैं, उनका अपने शोबे हैं, तो उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। तो अभी देखिए ना, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जो जीडीपी का परसेंटेज है ना एक्सपोर्ट का बहुत कम है, और इसी तरह जीडीपी का हमारा इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज भी बहुत कम है। अब देख रही हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रहा है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कई कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं। और तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। हमें अपना मुल्क के अंदर पॉलिटिकल माहौल बेहतर करना पड़ेगा। लोगों को संजीदगी से ये सोचना होगा कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट हो। देखिए, हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ पार्टियों ने मिल के हमारी हुकूमत मौजूदा बनी हुई है। अगर कोई एक पार्टी प्राइवेटाइजेशन के इख्तलाफ करेगी तो हम तो नहीं कर प्राइवेटाइजेशन। बहुत अच्छा आपने जिक्र किया है, लेकिन आपने जिक्र किया कि आपके जो लास्ट ईयर से, और अगर अभी देखा जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो मोर और लेस पैरेलल दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ईयर्स। आपने कहा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, कुछ दहशतगर्दी की लहर थी, तो हमने पाक इंडिया जब कॉन्फ्लिक्ट देखा और ये जंग हमने जीती, जो कि एक आसाबी जंग हम कह सकते हैं ये थी, तो इसके बाद बड़ा एक पॉजिटिव, एक एंथुजियाज्म देखा गया तमाम इन्वेस्टर्स के अंदर, चाहे वो ओवरसीज़ हो चाहे लोकल हो। खासकर अगर हम वो फॉरेनर इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में आने की सोच भी नहीं रहे थे, अब वो हमारे बारे में सोच भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। आप और प्राइम मिनिस्टर साहब जब जब जाते हैं ओवरसीज़, जब जब आप लोगों के डेलीगेशंस जाते हैं, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि साइड लाइन्स में मीटिंग्स में ये फोकस दी जाती है किसी न किसी तरीके से न्यू इन्वेस्टमेंट लाई जाए। अभी भी जब हमने दुबई विजिट देखा था, तो इत्तलात को भी आपने दावत दी कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो की जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, तो कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है कि चलें ये साल तो गुजर गया, फिस्कल ईयर नया स्टार्ट हुआ है। क्या चीज़ें हैं जो न्यू डेवलपमेंट आपको देख रहे हैं कि वो ट्रिगर कर रही हैं न्यू मार्केट के लिए? मिस नताशा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये कॉन्फिडेंस है जो कि असल इन्वेस्टर्स के लिए चाहिए माहौल। अब हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बना रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि जो भी मशीनरी आएगी किसी भी इन्वेस्टमेंट से, उसके ऊपर मशीनरी पे ड्यूटी नहीं होगी, और इसी तरह 10 साल के लिए इनकम टैक्स उसका बिल्कुल फ्री होगा। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है कि एकदम आप कहें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसके लिए एक माहौल बनेगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और हमें ये जो रेगुलेशन, कहाँ डिफॉल्ट के खतरात से निकल के कहाँ से आए हैं, अभी उस वक्त उससे हम बहुत बेहतर हो गए हैं। और वही स्टॉक एक्सचेंज आपका इंडिकेट कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर नहीं है आपकी इकॉनमी का, तो ऐसी बात नहीं है। उसके ऊपर तमाम कंपनियों के बैरोमीटर है। तो मकसद ये है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, और लोग अभी समझ रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जंग जो जीती है ना, तो उससे दो किस्म के फ़ायदे हुए। एक तो ये हुआ है कि जो हमारे इलाकों में दहशतगर्दी थी वो दब जाएगी, हम उसके लिए और ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा सूबे में हमारे मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा, मिनरल में इन्वेस्टमेंट का बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्वेस्टर जो है उसको सेफ़ महसूस नहीं करता था उस जगह। तो अब देख रहे हैं कि वो उनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती है, और हमारे आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा भी था कि 13 लाख इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान का नहीं बिगाड़ सकती कुछ, तो ये चंद दहशतगर्द क्या कर लेंगे। तो हम उनका कला कमा करें। ये सारी चीज़ें दुनिया पूरी को कॉन्फिडेंट है, और फिर हमें फिजिबिलिटीज़ बनानी है, पूरी टेंजिबल फिजिबिलिटीज़ देनी है, जिसमें दुनिया को हम कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ पे वाकई जो सरमाया लगेगा उस पर बेनिफिट हैं, उसकी बॉटम लाइन ठीक है। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ पावर जो है वो महंगी है। हमारा पॉलिसी रेट बहुत अच्छा हो गया है,
पहले से बहुत अच्छा हो गया, आधा हो गया 22% से 11%। ये चीज़ें हैं जो कि, और हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बना रहे हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। Right. लेकिन अभी कुछ चीज़ों को हमने ठीक करना है, पावर के रेट्स को हमने और ठीक करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस और करना है, और अपनी इन बातों को प्रोजेक्ट करना है कि पाकिस्तान। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी कुछ तजारती रवाबित बेहतर हो रहे हैं और इस पर भी बातचीत हो रही है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के हवाले से जो मेन कंसर्न है वो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके हवाले से भी कुछ बताइए हमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अफ़गानिस्तान का जो रूट है वो तमाम सेंट्रल एशिया से, तमाम ममालिक से मिलता है, और हमारे लिए लाजिम है कि वो सेफ़ रूट जो है उससे तिजारत की राहदारी जो पूरी खुले, और उन सब तमाम ममालिक के लिए हमारी जो पोर्ट्स हैं वही उन्हीं का राहदारी है, वहीं से तमाम दुनिया की ट्रेड उन्हीं है। जो भी उन्होंने अगर करनी है, उनको ज़रूरत है तो वो ज़्यादातर इन रास्तों से होने, लेकिन हमें चाहिए कि उसके लिए बेहतर हम रोड्स बनाएं और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, और वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो कि इन तमाम इलाकों से जो कि समुंदर से जिनका कनेक्शन टूटा हुआ है या नहीं है, और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, तो उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है। अफ़गानिस्तान तो एक बेहतरीन हमारा आपस में पार्टनर हो सकता है ट्रेड के लिए, इसमें दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हमारे ईरान से बड़े अच्छे लिंक बढ़े हैं, तो हमारा सारा तल्लक इस वक्त पाकिस्तान का जोर है सेंट्रल एशिया की तरफ, अफ़गानिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ, जो कि वेस्ट में है, ज़्यादा हमारा जोर उधर है, जो कि ताकि हमारा पूरा खित्ते में पाकिस्तान एक अहमियत रखता है हर लिहाज से, हकूक़ के हिसाब से, लेकिन हमें अपना वो पोटेंशियल अभी तक पूरा इस्तेमाल करना है, और ये लॉन्ग टर्म है। मैं अगले 2-4 साल में देख रहा हूँ कि ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा, ट्रेड में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के भी हवाले से बात करें और हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करें तो हमारी डिफरेंट पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, खासकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी बहुत बेटरमेंट की तरफ देखा जा रहा है और पूरी एक अच्छी पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ये भी बताइएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आएगी, और दूसरा ये कि हमने अभी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इस साल इजाफा देखा है 7% से भी अबव, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि इस बार ज़बरदस्त बूम देखा जाएगा, और ख़ासकर जो लास्ट एक बूम एंड बस्ट साइकिल था इकॉनमी में, इस बार वो एक सिर्फ बूम की तरफ जाएगा? ये हम तवक्को कर रहे हैं जी, हमारी इकानमी अभी तक वो ग्रोथ नहीं हो रही जितनी कि होनी चाहिए थी हमारी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो उसके साथ हमें कम से कम 6% की ग्रोथ चाहिए, तभी हम आम लोगों की ज़िंदगी में कोई नुमायाँ बेहतरी देख सकते हैं। तो उसके लिए वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, पहले मैंने आपसे, तमाम दुनिया में एक ही फार्मूला हुआ है, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। तो उसके लिए तो हम पूरी कोई आपको बता ही रहे हैं कि तमाम, और मैं कह रहा हूँ कि तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े अरसे से हमारा स्टेगनेंट है, हमारी इकानमी स्टेगनेंट है और ग्रोथ उतनी नहीं हो रही, लेकिन हमारे आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम आपस में अगर इवन खित्ते के अंदर भी और खित्ते के बाहर भी, हम इंडिया से, जो इंडिया को रियलाइज़ करना चाहिए ना कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तान में उसको एस्केलेशन की है, उससे उसकी अपनी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ हो रही थी उनके यहाँ वो देखेंगे, तो हम सब मुल्कों को मिल के अमन की तरफ सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम अपनी इकानमी को कैसे बेहतर करें। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईस्ट एशिया कंट्रीज़ ने, हमारे एशिया में ही जो है, और चाइना ने जितनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की की है, हमें वो ज़रूरत है, और उसके लिए वैल्यू एडेड ग्रोथ जो आप जिक्र कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हम रॉ मटेरियल मुख्तलिफ मंगाएंगे, उसमें हमने ड्यूटीज़ कम की है। हम अच्छा, रॉ मटेरियल पर ड्यूटीज़ कम की है इंपोर्ट के हवाले से, और एक्सपोर्ट के हवाले से क्या रॉ मटेरियल के ऊपर पाबंदी है कि एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए? कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें यही चाहिए कि सस्ता माल, एक तो हमारे पास अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों को हम चाहते हैं कि आके पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करें, और वो उससे हमारे लोगों में नो हाउ आएगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन्हीं मुल्कों को, चाइना इन पर्टिकुलर मैं सोचता हूँ कि चाइना पे बहुत बड़ा एम्फेसिस ये है कि उनके यहाँ देखिए टैरिफ बढ़ गया है, अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ ज़्यादा लगा दी,
पाकिस्तान में टैरिफ कम है। अगर कोई चाइना या दूसरे ममालिक पाकिस्तान में आके प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उनको इसका एडवांटेज हो सकता है। प्रोडक्ट यहाँ वैल्यू एडेड होगी, उनका नो हाउ होगा, उनकी मशीनरी होगी, उनका कैपिटल लग सकता है। पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट होगी और वैल्यू एडिशन होगा। ये शिफ्ट ओवर तो हम सुन भी रहे थे कि काफ़ी अरसे से होने वाला है। क्या इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज हैं जो इन टॉक्स हैं आपके साथ? बिल्कुल, ये जो आप कह रही थी ना कि होने वाला, सही आप कह रहे, लेकिन जो रहा ना लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल उतनी आइडियल नहीं रही पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलर बलूचिस्तान में और हमारे ये जो सारे जो साहिली इलाके थे वहाँ पे इंडस्ट्री की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। देखिए गवादर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द डेवलप हो, वहीं उन्होंने सोचा था चाइना से, क्योंकि वो उनका शॉर्टेस्ट रूट है वहाँ से और डीप सी पोर्ट भी है इजीली। इसके लिए वो चाइनीज़ के अपने मफाद में है कि हमारा तो देखिए ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना से, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ और एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो उनको अभी ज़रूरत है कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें, इवन प्रोडक्ट अपने बना के चाइना को भेजें, वो भी उनको फिजिबल है। उसमें पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मफाद में और मैं समझता हूँ बेहतरी के लिए पाकिस्तान की, और ये मैं अगला फ्यूचर देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक साल में बहुत नुमाया, देखिए बिल्कुल तब्दीली आएगी। इट मीन्स कि अगर ये थोड़ा सी चीज़ें अगर हमारे लिए हमारे हक में हो जाती हैं और एक अलाइन हो जाती हैं तो इस तरीके से तो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन कह लें या हमारे जो डेट इश्यूज़ हैं, तमाम चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगी। सही कह रही। अब देखिए ना हमारी इकानमी, हमारा कुल 32 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। एक वक्त था कि मैं जब शुरू में चाइना जाया करता था तो हम पाकिस्तानी लोग उनको कारोबार ज़्यादा के बारे में बताते थे बनिस्बत के वो हमें बताएं। तो आज ये वक्त हो गया कि हमारी 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और चाइना 3500 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रही है, 110 पाकिस्तान 110 टाइम्स। तो पोटेंशियल तो है, दुनिया ने तो दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। तो हमने उधर तवज्जो नहीं की, हम तो प्रोटेक्शनों के ऊपर हमने ज़्यादा तवज्जो की कि किसी ने अगर एक इंडस्ट्री लगा ली तो उसको प्रोटेक्शन तो यहाँ दी गई। तो प्रोटेक्शन से जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे, आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, आपकी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, और यहाँ इतना सरप्लस आप प्रोडक्शन कर लेंगे जो कि एडिशनल आप एक्सपोर्ट कर सकें। ज़्यादा क्वांटिटी बनेगी ना तो आपकी कास्ट कम होगी। और तो इसके लिए अब आजकल सोलर जो का है उससे काफ़ी इकनॉमिकल है हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर में भी हमें बेनिफिट पहुंच रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में तमाम पोटेंशियल है। पाकिस्तान एक वेरी आइडिया ये देखा जाता है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट से किया जाए, चाहे वो आपकी टैक्स कलेक्शन से किया जाए या रेमिटेंसेस से किया जाए। रेमिटेंसेस ऑफ कोर्स इस साल बढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, टैक्सेशन के हवाले से बड़े मेजर्स दिए गए हैं। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर वीकली जो है वो एक इजलास देखने में आता है कि FBR के साथ और टैक्सेस के हवाले से जो है वो चीज़ें देखने में आती हैं। खासकर इस बार भी टैक्स वसूलियों में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो FBR को भी सराहा है और इनकी काविशों को भी कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने काम किया है, और IB के इक़दामात को भी सराहा है। ज़रा इसके बारे में बताइएगा हमें। देखिए डिजिटाइजेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू की, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ टैक्स की एवियन बहुत हो रही है, ख़ासकर सेल टैक्स जो है ना वो सेल टैक्स, और ये इस बजट में काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें एवियन हुई है सेल टैक्स की। हमारा इनकम टैक्स तो इस साल जो हमने टारगेट रखा था उस तरह वसूल हुआ है, लेकिन सेल टैक्स बहुत कम हुआ है। ओवरऑल वसूलियों में इस साल 1200 अरब रुपए का कमी हुई है। हमने टारगेट बहुत एम्बिशियस रख दिया था, बहुत ज़्यादा टारगेट रख दिया था, कोई 3000 अरब रुपए टारगेट था ज़्यादा, उसमें से पिछले साल से 9000 से 12000 के करीब हमने अरब रुपए के वसूलियों का टारगेट रखा था। तो 1200 अरब रुपए कम वसूल हुए, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 27% ज़्यादा है पिछले साल से। तो इस साल फिर हमने तकरीबन 14000 बिलियन का रखा है। लेकिन उसमें टैक्स अभी डिजिटाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीम शुरू की है ना, जिससे कि एक्चुअली देखिए हम चाह ये रहे हैं कि टैक्स जो है आम गरीब आदमी से वसूल नहीं की जाए, डायरेक्ट टैक्स लिया जाए, अमीर आदमी टैक्स को ज़्यादा दे, लेकिन वो उसको जो सही टैक्स है, यानी ऐसा ना हो कि कई लोग जिनका टैक्स बनता है वो देते नहीं है और जो बाकी टैक्स है वो उनसे बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता है। तो हमने दोनों चीज़ों को बरकरार रखना है, एक तो बिज़नेस के लिए भी वो वाइबल हो, इतना रेट हो, और वो जो नई टैक्स भर रहे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका टैक्स एवियन के ऊपर जोर दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जोर दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो आम तौर पे वो पास ऑन होता है, वो आम आदमी पे उसकी कास्ट बढ़ के आती है, उसको महंगाई हो जाती है।
तो हम डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज हमारी ज़्यादा है। और ये आप देख रही हैं कि बहुत अरसे बाद ये जो बजट आया है ना, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर हुकूमत का सिर्फ 1.75%, पौने 2% बढ़ा है। हालांकि अगले साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बढ़ेगा। हालांकि हम तो 7% सोच रहे हैं कि 7.5% इन्फ्लेशन होगा। इसके मतलब हमने अपने खर्चे बढ़ाए। ख़ास तौर पे जो 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 इंटरेस्ट रेट था, जो कि मार्कअप था, वो बहुत वादे कमी हुई है वहाँ। आप खुद समझती हैं इकानमी जी सर, बिल्कुल 22% से अब 11% 11%, तो उससे बचत हुई है, उससे डेफिसिट कम हुआ है। जो 6-6.5% कौमी आमदनी का पिछले साल डेफिसिट था, वो हम समझ रहे हैं कि 4% तक आ जाएगा। तो काफ़ी बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। वेल, थैंक यू सो मच कैसर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, आपने कब वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए। आज के दिन साथ आता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप बड़े मतलब टारगेटेड टॉक करती हैं और आपको खुद भी आप स्टडी करती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज की मार्केट्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट अपडेट्स क्या क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,33,370.14, हायर साइड पे मार्केट गई 1,34,200.27, लोअर वॉज 1,32,696.35 एंड फाइनली क्लोजर 1,33,403.19, यानी कि 33.05 का इजाफा। एक फ्लैट नोट, अमिट पॉजिटिव, इट मींस के मार्केट का ये हायर साइड पे अगेन ऑल टाइम हाई लेवल दिखाई दे रहा है 1,33,000 एंड देयर अबाउट। कमोडिटीज़ देखते चलते हैं आज की मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या मौजूद हैं जी। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,53,358 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,03,269 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड पर ऑन $3,321। ऑयल WTI पर बैरल $67.81। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $69.52। ऑयल प्राइसेस भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हायर साइड पे देखी जा रही हैं। गोल्ड प्राइसेस भी इंटरनेशनली हायर साइड पे देखी जा रही हैं। करेंसी रेट भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहे। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 333.72 रुपीज़, सेलिंग वॉज 334.31। यूके पाउंड बाइंग रही 387.34, सेलिंग वॉज 388.03। यूएस डॉलर बाइंग रही 284.1, सेलिंग वॉज 284.6। लास्टली चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.61, सेलिंग वॉज 39.68। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में। सबसे पहले सऊदी रियाल के रेट्स आपको बताते हैं। 75.78 पे बाइंग रही, सेलिंग वॉज 75.91। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.35, सेलिंग वॉज 77.49। कतरी रियाल बाइंग रही 78.15, सेलिंग वॉज 78.28 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 931.17, सेलिंग वॉज 932.81। ये थे कमोडिटीज़, करेंसीज एंड मार्केट अपडेट्स जो कि आपने देखे। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त